हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म कर लिया, पार्टनरशिप भी खत्म कर लिया, कंपनी भी खत्म कर लिया। एक दिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली पर मतलब आज का दिन, और कल का दिन लगाएंगे सब कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। उसके बाद बेटा चैप्टर 2 ऑफिस भी खत्म करेंगे, केस स्टडीज भी खत्म कर देंगे, वन मार्कर्स भी खत्म कर देंगे। उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 7 पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो सब सामने देखेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। ज्यादातर बातें बेटा मैं बोर्ड पर ही समझा दूंगा अगले 15 मिनट में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा। वो कुछ लोग कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कुछ लोग कहते हैं बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वैसे बता देता हूँ सबसे पॉपुलर वर्ड बेटा, जब आगे लेवल बढ़ेगा तुम्हारा तो बेटा वो वर्ड पॉपुलर जो है वो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बस 11th क्लास नहीं बोल रहे हो आप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है बेटा, बिजनेस कौन ओन कर रहा है बेटा, बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है ना जी, एक तो जॉइंट फैमिली है, ऊपर से वो हिंदू फैमिली है। ये लॉ बेटा सिर्फ हिंदूज पर लगता है बेटा। कानून का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है जी, इसके हिसाब से बिजनेस चल रहा है बेटा। ये बिजनेस बनता कैसे है थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ बेटा। एक पर्सन हुए मिस्टर ए, ठीक है जी, उनके नाम एक प्रॉपर्टी थी, एक दुकान थी मांडो नेहरू मार्केट में जिसमें वो धंधा करते थे। ठीक है जी बेटा, उनकी मैरिज हुई, उनका एक बच्चा हुआ। जैसे ही बेटा एक बच्चा हुआ, ऑटोमेटिकली आपको कोई एग्रीमेंट नहीं साइन करना, कुछ नहीं करना बेटा, ऑटोमेटिकली ये HUF फॉर्म हो गई बेटा। HUF में ना मेंबरशिप इज बाय बर्थ, आप मेंबर बन जाते हो बर्थ के साथ ही, पैदा होते साथ ही मेंबर बन जाते हो। समझ में आ रही है बात? कितने लोग चाहिए HUF में? कम से कम दो बेटा। एक आदमी HUF नहीं बना सकता, एक आदमी बिजनेस करेगा उसे सोल प्रोप्राइटर ही बोलेंगे। जैसे ही उसकी एक औलाद हुई बेटा, तो वो ऑटोमेटिकली HUF इज फॉर्म। और आपको पता भी है बेटा हिंदू लॉ क्या कहता है बेटा। अगर ये आदमी चाहे, मतलब मिस्टर ए का कोई बच्चा है, कुछ भी समझ लो मिस्टर बी, और ये बेटा आगे बढ़ा, तो वो इसने कभी केस फाइल कर दिया मिस्टर ए के ऊपर कि मुझे तो मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए, बेटा हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा ना? पता है ना बेटा, हर औलाद का बराबर हिस्सा है। ठीक है, और ये आपने अपने सामने डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे देखे होंगे, करते हैं ना लोग ऐसे काम। और वो आराम से सुनते जाए, मैं आगे बढ़ाता हूँ बात। बेटा मिस्टर ए के दो बच्चे हुए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये आगे बढ़े बेटा, बाबू इसके दो बच्चे हुए डी और ई, और बेटा इसका एक बच्चा हुआ मिस्टर एफ। बेटा ये नेहरू मार्केट की दुकान ही इनके पास है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई इन्होंने बेटा। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उससे हम बोलते हैं बेटा, हिंदी वर्ड ऐसे ही बोलते हैं, इससे बोलते हैं कर्ता ऑफ द फैमिली। क्या बोलते हैं? कर्ता ऑफ द फैमिली, हिंदी वर्ड है ऐसे ही बोलते हैं। और बेटा बचे हुए सारे मेंबर्स को हम बोलते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स, द वर्ड इज नॉट को पार्टनर, पार्टनर नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ड बोल रहे हैं को पार्टनर्स, ऐसा ही बोल। ठीक है जी बेटा, मान लो इस प्रॉपर्टी की कीमत है, कुछ भी समझ लो बेटा, मैं बोलता हूं 36 करोड़। ठीक है जी बेटा, ध्यान रखना जितने भी मेंबर होंगे सबका इक्वल ऑनरशिप राइट है इन द प्रॉपर्टी। कोई भी परिवार का मेंबर जब डिस्प्यूट के लिए खड़ा हो जाएगा, कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट बराबर हिस्सा दिलवा देगी बेटा। यहाँ कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे किस्से अपनी जिंदगी में सुन लिए जिनकी शादियां भी हो गई। ठीक है जी, आप ही के परिवार की बहनें थी, आप ही के परिवार की बुआ थी, कल को बेटा कभी डिस्प्यूट अराइज होगा, बुआ का भी उतना ही हिस्सा है, बहन का भी उतना हिस्सा है, इसमें कोई लड़की नहीं और कोई लड़का नहीं। ज्वाइंट इन दो फैमिली बिजनेस में, पता है ना बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितने मेंबर हैं सबके बराबर हिस्से। अब बाबू यहाँ कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6।
बेटा अगर कल को डिस्प्यूट अराइज होता है सबको 6-6 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 36 करोड़ रुपए। यानी कि बेटा आप करता हो चाहे को पार्टनर्स हो, बेटा आपका इक्वल ऑनरशिप राइट है इन द प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात? दूसरी बात बेटा देखो है तो बराबर राइट, पर अगर कभी डिसीजन लेने का मूड आए तो बेटा बिजनेस के लिए डिसीजन कौन लेता है? हेड ऑफ द फैमिली। यानी कि डिसीजन 36 करोड़ के लिए करता लेता है। अगर कोई बेटा आकर खड़ा हो जाए पर्सन तो बेटा वो अपना पैसा लेकर जा जरूर सकता है फैमिली से। ठीक है जी। बेटा इस दुकान पे क्या सामान बेचना है क्या नहीं बेचना, दुकान बड़ी करनी है छोटी करनी है, एक्सटेंड करनी है, दुकान बेच के कहीं और देनी है, ऐसे सारे डिसीजन हेड ऑफ द फैमिली लेता है, विच इज नोन एज द कर्ता ऑफ द फैमिली। ठीक है जी। पर है सबका बराबर नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं बात को। बेटा लाइबिलिटी कैसी होती है ऐसे बिजनेस में, कुछ याद आए तो बताओ। बेटा जो हेड ऑफ द फैमिली है जो करता है इज हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि बेटा अगर मान लो कि ये जो एसेट है 36 करोड़ के, कल को 40 करोड़ का कर्जा चढ़ जाए तो कोर्ट क्या कहेगी? सबसे पहले बिजनेस एसेट्स बेच दो, 36 करोड़ की एसेट खत्म, 4 करोड़ और बच के वो कौन देगा? वो सिर्फ करता देगा, बाकी किसी को पर्सनल्स के पर्सनल एसेट को आप हाथ नहीं लगा सकते। मान लो बेटा इन सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग घर है, सब अलग अलग घर में रहते हैं, तो बेटा कर्ता का घर बिक सकता है बाकी किसी का नहीं बिक सकता। कर्ता इज हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रेस्ट को पार्टनर्स इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उनके घर बार पर कभी आंच नहीं आ सकती। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लाइबिलिटी वाली बात क्लियर है, याद भी आई होगी शायद। आगे बढ़ाएं बात को। बाबू क्या ऐसे बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है? फटाफट सामने देखो, ऐसे बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है? ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, एक आदमी तो है, कल भी खत्म हो सकता है, धंधा बंद। पार्टनरशिप कॉन्टिन्यूटी थी? नहीं थी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर के नाम लिखे होते हैं, अगर एक की डेथ हो जाए तो बेटा पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी। सर ऐसे बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है, क्यों? अगर बेटा भगवान ना करे कल को कर्ता की डेथ हो जाए, जो जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का इसकी डेथ हो जाए तो बेटा इनमें से जो नेक्स्ट एल्डेस्ट होगा ही विल बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली, वो कर्ता बन जाएगा बेटा, और बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। यानी कि बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है। समझ में आ रही है बात? बाबू यहाँ पर एक फीचर स्पेसिफिकली मेंशन है, माइनर मेंबर। क्या लिखा हुआ है वर्ड? माइनर मेंबर। बेटा ये वर्ड ऐसे क्यों लिखा है? माइनर का मतलब पता है आपको क्या होता है? एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर बेटा कोई भी चाइल्ड बिलो 18 है तो बेटा ही और शी इज माइनर। बेटा यहाँ ऐसे क्यों मेंशन है माइनर मेंबर है? क्योंकि मेंबरशिप इज बाय बर्थ नॉट बाय एग्रीमेंट। मैं कहूँ आपको, प्लीज एक मिनट सामने देखना। एक पर्सन है मिस्टर ए, इनकी मैरिज हुई किसी, जो इनकी वाइफ बनी मिसेस बी, और इनका एक बच्चा हुआ बेटा मिस्टर सी, एक दिन का है। ठीक है जी। और बेटा इनमें डिस्प्यूट अराइज हो गए इन दोनों की मैरिज को लेकर, और बेटा ये कल को अपने बच्चे को लेकर अलग चली गई। आपको पता है जिस दिन भी कोर्ट जाएंगे 3 हिस्से होंगे प्रॉपर्टी के, 1 2 3, बराबर हिस्सा है प्रॉपर्टी में, चाहे आप एक दिन के बच्चे हो। पता है ना, हिंदू लोग यही कहता है, यही कहता है ना सर। बिल्कुल क्लियर कट बात मैं बता रहा हूँ, माइनर मेंबर स्पेशली क्यों मेंशन किया गया। बेटा माइनर ना किसी भी और एंटिटी में कोई भी इंसान माइनर को अपने साथ लाना नहीं चाहता। वजह क्या है? देखो ना तो पार्टनरशिप में माइनर की कोई जगह बनती, ना ही कंपनी में कोई जगह बनती। क्यों नहीं बनती मैं बताता हूँ। कोई भी इंसान पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर नहीं बनाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पता है क्या कहती है? आप 18 साल के हो, नादान हो, इन्हें पता ही नहीं डिसीजन क्या होता है, इन्हें पता ही नहीं सही गलत क्या होता है, ये अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। अगर किसी भी इंसान ने इनको पार्टनरशिप में या कंपनी में मेंबर बनाया और कल को लॉस हुआ, बेटा माइनर कभी लॉस नहीं भुगतेगा। माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स। माइनर को सिर्फ आप फायदे दे सकते हो, नुकसान कभी नहीं दे सकते। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म बनी जिसमें ए बी और सी पार्टनर बने, जिसमें से सी एक माइनर है। ठीक है। रेशो डिसाइड हुआ प्रॉफिट का 3:2:1। 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख 2 लाख 1 लाख बांट लिए। अगले साल 6 लाख का लॉस हुआ, सी ने कहा मैं तो नहीं देता, सी से आप निकलवा नहीं सकते।
बेटा माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ सकता है, लॉसेस के लिए नहीं आ सकता। इसलिए माइनर को कोई भी ना पार्टनर बनाने में इंटरेस्टेड होता, ना कंपनी में शेयर होल्डर बनाने में इंटरेस्टेड होता। वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो लॉस बांटेगा नहीं और प्रॉफिट बांटने फटाफट से। ठीक है जी। और माइनर की कभी कोई लाइबिलिटी हो नहीं सकती। मैं इसी बात को समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी आप माइनर हो, कोई भी 18 का नहीं हुआ, कल बैंक जाए, बैंक को कहना चाहिए मेरे को अपने नाम पर अकाउंट खुलवाए। पता है क्या रिप्लाई होगा? रिप्लाई बताओ, आप नहीं खुलवा सकते। आपने कहा जी क्यों नहीं खुलवा सकता? मेरा पैन कार्ड चाहिए। आप कहना मैं पैन कार्ड ले आऊंगा। ये भी कह देना 18 साल से कम के बंदे का पैन कार्ड हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा है तुम्हारे सामने, मेरे से स्मार्ट में कोई बहस नहीं। अगर एक दिन के बच्चे की कोई इनकम है, एक दिन के बच्चे का भी पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है जी। ये पता नहीं कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं 18 साल से बिलो पैन कार्ड नहीं बनते, पेरेंट्स के साइन से पैन कार्ड बन जाता है। समझ में आ रही है बात? बाबू आप कहना मैं पैन कार्ड भी ले आऊंगा, वो तब भी कहेंगे नहीं खोलेंगे, वो कहेंगे पेरेंट्स के साइन से खोलेंगे। ऐसा क्यों? सर अगर आपके नाम पर खोल देंगे ना अकाउंट, और बेटा आपके बैंक चार्जेस लगा दिए, आप केस कर देना, बैंक चार्जेस भी बैंक रिवर्स कर देगा। माइनर की कभी कोई लाइबिलिटी नहीं हो सकती। बैंक चार्जेस कहाँ से लगा दिए? एटीएम चार्जेस कहाँ से लगा दिए? एसएमएस चार्जेस कहाँ से लगा दिए? मतलब एटीएम भी यूज कर रहे हो, एटीएम चार्जेस भी लगा सकता बैंक, इतनी भी पावर नहीं है। इसलिए बेटा आपके नाम पर देख लो, आपके साइन से कभी कोई कोई भी काम जो लीगल होगा, जो प्रॉफिटेबल होगा, कोई करेगा ही नहीं आपके साथ। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। एक और बात बताता हूँ, वैसे भी कुछ करना, पिछली बार मेरा ख्याल बहुत अच्छा सा मैंने क्लियर कर दिया कि माइनर का मतलब क्या है। ठीक है जी। सर माइनर सिर्फ एक ही जगह पर मेंबर हो सकता है, वो एचयूएफ है। इसलिए मैं इतना स्पेशली फोकस देकर समझा रहा हूँ कि यहाँ एक दिन का बच्चा भी मेंबर हो सकता है। ठीक है जी। बेटा कुछ फॉर्म का ना नाम देख के ही पता लग जाता है कि ज्वाइंट इन दो फैमिली बिजनेस कर रही है। कैसे पता लग जाता है? कई बार बेटा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा इस चीज का, कई बार आपने ऐसा नाम देखे हैं, एक्स वाई जेड एंड सन्स, देखे है ना, रामलाल एंड सन्स। ठीक है होते हैं, या पी क्यू आर एंड ब्रॉस। नाम देखकर पता लगता है जी एक ही फैमिली के कुछ भाई धंधा कर रहे हैं, एक ही फैमिली के कुछ लोग, कुछ लड़के मिलकर धंधा कर रहे हैं। देखे ना ऐसे आपने नाम, सुने हैं ना नाम? तो बेटा देख के नहीं पता लग रहा कि एक ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस कर रही है? तो नाम से भी कई बार आइडिया होता है कि ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस कर रही है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। एक काम कर देना प्लीज, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन एक ही बारी में क्लियर करो फटाफट से पढ़ के। थोड़ा स्पीड पर चलेंगे क्योंकि अच्छे आज ही खत्म करना है। फर्स्ट पैराग्राफ भी और सेकंड। डन डन डन। आगे बढ़ते हैं। पढ़ दिया आपने? कोपार्सनस का मतलब क्लियर, कर्ता का मतलब क्लियर। ठीक है आगे बढ़ चल। बेटा पहली हेडिंग फीचर में लिखी है फॉर्मेशन। बेटा एचयूएफ की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? बेटा सीधी सी बात है, कोई एक प्रॉपर्टी चाहिए जो आपके एंसेस्टर छोड़कर गए, तभी तो बिजनेस की बात करोगे। तो कोई एक प्रॉपर्टी, और बेटा कम से कम दो लोग। जब दो लोग हो जाते हैं, प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा, तो एचयूएफ फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी। यहाँ कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, एक दिन का बच्चा भी हो गया तो बेटा एचयूएफ ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गई, एज ड्यू टू मेंबरशिप इज बाय बर्थ नॉट बाय एन एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ाते हैं बेटा। लायबिलिटी, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सारे को पार्टनर्स की लिमिटेड। कंट्रोल, 100% डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ कर्ता ओनली, क्योंकि बेटा कर्ता सारे डिसीजन ले रहा है, कर्ता सारे डिसीजन ले रहा है, को पार्टनर्स को राइट नहीं होता इंटरफेरेंस का। इसलिए बेटा कर्ता के कंट्रोल को कुछ लोग इफेक्टिव कंट्रोल भी बोलते हैं। बेटा अगर किसी की इंटरफेरेंस ना हो ना, तो इंसान अच्छी भली बातें कर सकता है। अगर कोई इंटरफेयर करने के लिए को पार्टनर है ऐसा कर लो, दूसरा जी ऐसा कर लो, तो बाबू ऐसे दिमाग खराब करने वाले लोग ज्यादा हो जाए तो बेटा डिसीजन कई बार गलत लिया जाता है। तो वो यही कह रहा है बेटा, क्योंकि एक ही पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल है। अभी थोड़ी देर बाद मेरिट आ जाएगी कि कंट्रोल जो है, क्योंकि एक ही पर्सन कर रहा है, करता सारे डिसीजन ले रहा है, इसलिए कंट्रोल इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि किसी की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। को पार्टनर सजेशन दे सकते हैं, बट इट इज अप टू करता कि उस सजेशन को मानना है या नहीं मानना। क्लियर है बात?
आगे बढ़ाते हैं जी। कॉन्टिन्यूटी मैंने बता दिया, ऐसे धंधे में कॉन्टिन्यूटी है, कर्ता की डेथ के बाद द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम द कर्ता। आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। देन माइनर मेंबर, मैंने कहा था स्पेसिफिकली यहाँ हेडिंग आएगी माइनर मेंबर बाबू, क्योंकि और किसी भी जगह पे माइनर मेंबर नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, तो बस स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि यहाँ मेंबर है माइनर। ठीक है जी बाबू। मेरिट्स, इफेक्टिव कंट्रोल, मैंने कहा था भी हेडिंग आ जाएगी, एक बार पढ़ना, सिर्फ इफेक्टिव कंट्रोल का मैटर पढ़ना है। वही बात है जो मैंने कही बेटा। फिर है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, मतलब बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है, कर्ता की डेथ के बाद भी द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम द कर्ता, तो बिजनेस होता रहेगा। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, मैंने बता दिया। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, प्लीज मेरी तरफ देखना, मैंने पिछली बार भी हेडिंग को दो तरीके से समझाया था, दोनों तरीके से समझाऊंगा, एक बार एनसीईआरटी एक बार मेरा तरीका। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, थोड़ा सा ये समझो। तो वो हेडिंग का नाम है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, कि जितने भी को पार्टनर्स है ना, सब लॉयल्टी के साथ लॉयल होके फैमिली के लिए काम करते हैं और सब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। ऐसा क्यों? देखो पता क्या बेटा, अगर आप बाहर वालों का नजरिया देखो ना, तो बाहर वाले ना आपकी बिजनेस की सक्सेस को आपकी फैमिली की प्राइड के साथ लिंक करते हैं। आपका बिजनेस जितना सक्सेस होगा ना, लोग पता क्या समझते हैं, अरे फैमिली बड़ी अच्छी है, आपकी फैमिली की प्राइड के साथ लिंक करते हैं। आज आप 5 स्टार जनता का बिजनेस देख रहे हो, 6 अलग अलग शहरों में फैल चुका है। हमारे शहर से शुरू हुआ एक स्टोर से, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर सहारनपुर में तीसरा स्टोर बेच दिया और जगहें खोल दी। आपको अंदाजा हो तो पहले कोट रोड में भी एक दुकान थी, जो आज की तारीख में ठक्कर स्वीट्स के नाम से दुकान, ठीक है जी, फिर दिल्ली रोड करी, फिर कोट रोड वाली बेच के और जगह पे कर दिया। अब मैं कहता हूँ जब हम इतना बड़ा बड़ा बिजनेस इतना सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे बहुत कमाल की फैमिली है, कितना कोऑपरेट करते हैं, कितने अच्छे से रहते होंगे, चाहे अंदर जितनी मर्जी लड़ाइयां चल रही हो घर में, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं। आपका बिजनेस में सक्सेसफुल होना फैमिली की प्राइड बढ़ाता है। अब बाबू सबको लगता है कि यार हमारी फैमिली का इतना नाम हो रहा, हम कुछ ऐसा करें ही ना कि नाम खराब हो जाए, तो सब एक दूसरे के साथ मेंबर कोऑपरेट करते हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं और लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी। और मैं क्या बोलता हूँ वो समझो। मैं बोलता हूँ बेटा पता है क्या, देखो आप चोरी किस में करोगे, अगर आप लॉयल नहीं रहे फैमिली के लिए, चोरी किस में करोगे, अपने उस पैसे में जिसका कंट्रोल कभी ना कभी आपके हाथ में आना था। बड़ी सीधी सी बात। बेटा एक बात बताओ, 36 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दुकान पर रोज सेल होती है अच्छी खासी, अगर मैं कहूँ कि बी आज उसमें गले में हाथ मारे रोज चोरी कर रहा है, तो बेटा एक बड़ी सीधी सी बात है, आप जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल आना था, आप उसी में ही हाथ मार रहे हो, कहीं और हाथ नहीं मार रहे। कल को आपने भी तो कर्ता बनना है, कभी तो जाएगा ये आदमी, जिंदगी का कड़वा सच है, ये आदमी जाएगा, कल को आप ही कर्ता बनोगे, सारे के सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसके पास आएगा, आप ही के पास तो आएगा। पर अगर आपने पहले ही प्रॉपर्टी खोखली कर दी हो कुछ पैसे निकाल निकाल के, तो आपके हाथ में कंट्रोल भी तो कम आएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बात बड़ी सीधी सी है बेटा, क्यों ही कोई हाथ मारेगा भाई अपने फैमिली बिजनेस में, क्योंकि उसको पता तो है कल मैंने कर्ता बन जाना है, सारे पैसों का कंट्रोल मेरे हाथ में भी आएगा, तब देख लूंगा क्या करना है मुझे। क्लियर है बेटा बात? क्यों लोग कॉपरेट करते हैं, क्योंकि उनको पता कल हमने कर्ता बनना है, हमारे हाथ में भी बहुत मोटा कंट्रोल आएगा, तब देखेंगे। ठीक है जी, वैसे ऐसा सोचना बड़ी गलत बात, पर ऐसी है दुनिया, क्या करें भाई, लोगों को लगता है पैसा जेब में लेके जाएंगे, क्या करें, सोचते हैं तो। लिमिटेशन आपका पता ही है, ठीक है ना बाबू। युधिष्ठिर से ना, जब उनके चारों भाई बेहोश हो गए थे, शायद आपने कहानी सुनी हो, तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा था समुद्र के देवता ने कि दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है, तो वो जो जवाब है ना, मतलब मेरे को लगता है कि सबको सब शायद 50-50 बार सुन चुके होंगे, और मुझे लगता है सबको 100-100 बार और सुन लेना चाहिए। वो जवाब ये था कि दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है, कि आए दिन हम लोगों की मौत होती है, देखते हैं कि खत्म हो गया, संसार छोड़कर चला गया, पैसे छोड़कर चला गया, प्रॉपर्टी छोड़कर चला गया, पर कड़वा सच क्या है बेटा, हम ये सोचते हैं कि दूसरों की मौत आनी है, हमारी कभी आनी नहीं। तो भाई दुनिया ऐसे ही सोचती है, और इस सच में सबसे कड़वा सच है, हमें लगता है कि दूसरों की आती है मौत, हमारी कभी नहीं आएगी।
है ना बेटा, तो हम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं पता नहीं भाई। चलो लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा जिस दिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सेम लिमिटेशन कराई थी, सेम बात बोली थी, 4 जगह आएगी, कंपनी छोड़कर हर जगह पे आएगी, और जब भी आएगी किससे कंपेयर कर देना, उठा के कंपनी के साथ। सर एक फैमिली के पास जितनी प्रॉपर्टी हो सकती है और जितनी कंपनी के पास हो सकती है, सर फैमिली के पास तो कुछ भी नहीं है कंपनी के कंपैरिजन में। एक फैमिली में आपने कितना इकट्ठा कर लिया होगा, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। सर एक कंपनी में अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं भाई, और वो अनलिमिटेड लोग अगर 1,000 रुपए भी ले आए तो कितने करोड़ इकट्ठे कर लेंगे। आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स बहुत बच्ची नजर आएंगी उनके एक दिन के पैसे के सामने। तो बेटा एज कंपेयर टू अ कंपनी, एक एचयूएफ के पास कभी भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, फैमिली की सेविंग ही होती है बस, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। बेटा नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ऑलरेडी डन। थर्ड लिमिटेशन इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता, काम की बात। देखो ये जिंदगी की भी कड़वी सच्चाई है, अगेन एक और बात बताऊंगा बहुत बढ़िया, चाहे एक्स्ट्रा है पर बात जरूरी है। देखो आप ये मानते हो बेटा, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है वो डोमिनेट करता है फैमिली को, और कई बार ये डोमिनेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि बेटा करता चाहता है जो मैं चाहूँ वो करे, हर फैमिली मेंबर करे। और बेटा कई बार आप इस चक्कर में ना फैमिली को टूटते हुए देखते हो, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर बनते हुए देखते हो। चलो एक एक्स्ट्रा बात के तौर पे एक बात बताता हूँ, आप अपने घर में भी देख लेना, जो जितना कमाता होगा उसकी डोमिनेशन उतनी ज्यादा होगी। आसपास सोच लो, रिश्तेदारी में सोच लो, अगर किसी घर में उनकी मम्मी ज्यादा कमाती है फादर से, शर्त लगा के देख लो मदर इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, शर्त लगा के। और अगर फादर ज्यादा कमाते हैं मदर से, जो कि ज्यादातर फैमिली में होता है, वहां फादर ही डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे। और अगर दादाजी ज्यादा कमाते हैं तो देख लेना दादाजी ही डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे। और दादी की जॉब चल रही है गवर्नमेंट जॉब, दादाजी है नहीं, और पापा से भी ज्यादा कमाती है दादी, तो दादी ही डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी। उठा कर देख लेना हिस्ट्री है ये, जिसके हाथ में ये, बस उसी का रूल है। सेम बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग ज्वाइंट इन दो फैमिली में करता के, यानी कि सारे पैसे का कंट्रोल उसके हाथ में है। कैसे नहीं डोमिनेट करेगा बेटा, डोमिनेटिंग पोजीशन में ना, सबको जो कहता होगा करना भी पड़ता होगा चाहे मजबूरी में। तो इस चक्कर में कई बार बेटा फैमिलियां टूट के बिगड़ जाती हैं, कई बार सेपरेशन हो जाते हैं इस चक्कर में। ठीक है ना जी, होते हैं ना। चलो जी, अब लास्ट बात करते हैं, और यहाँ पर ज्वाइंट एंड दो फैमिली का था, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर जाऊंगा। तो वो हेडिंग का नाम है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। बेटा अगेन ये बात सोल राइटरशिप में भी आई थी, सेम बात है बेटा, कर्ता के पास मैनेजमेंट के स्किल्स हो जरूरी नहीं है। यार आप अकेले बिजनेस मैनेज कर रहे हो, बिजनेस में तो बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है, आपको समझ होनी चाहिए प्रोडक्शन की भी, परचेज की भी, सेल्स की भी, मार्केटिंग की भी, अकाउंटिंग की भी, फाइनेंस की भी, इन्वेंटरी कंट्रोल की भी। एक आदमी कितने काम में एक्सपर्ट हो सकता है, ना तो करता हर काम में एक्सपर्ट हो सकता, ना ही एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के पैसे हैं। क्योंकि बेटा पहली लिमिटेशन यही तो थी, लिमिटेड रिसोर्सेस। ना तो करता हर काम में एक्सपर्ट हो सकता, क्या एक्सपर्ट को पे करने के लिए पैसे भी हैं। बात भाई सामने भी देख लो यार, फोन तो हमारा रुकता नहीं किसी भी दिन, कभी कभी मन करता है यहाँ से वीडियो बनवाऊं और घर भेज दूं। हर मिनट पता होता है मुझे क्या कर रहा है, जैसे तू बताता है ना मैं हर चीज बताता हूँ फैमिली को, मुझे भी हर चीज पता होती है। 11 साल हो गए भाई यही पढ़ाता हूँ, यही पढ़ा, सबका आइडिया। समझ में आ रही है बात। इसलिए बेटा बिजनेस में मैनेजमेंट स्किल्स बड़े लिमिटेड से हैं। और अच्छा देखो एक बात समझने की भी कोशिश कर, देखो रोल कैसा बना हुआ है, रूल बना हुआ है द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली। ऐसा तो नहीं बना हुआ ना नेक्स्ट एजुकेटेड मेंबर विल बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली। एक इंसान गया, उसके 2 सुपुत्र थे, एक सुपुत्र बहुत पढ़ा लिखा पर वो छोटा था, एक उसका बड़ा भाई था वो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, 8वीं फेल है। भाई रोल के हिसाब से करता होता फैमिली कौन बनेगा, जो बड़ा है, चाहे वो 8वीं फेल है, क्या मैनेजमेंट करेगा वो बिजनेस का। रोल ऐसे ही बने हुए हैं, तो बेटा क्या मैनेजमेंट के स्किल की उम्मीद करते हो आप उससे। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करें।
चलो सब सामने देखेंगे बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन देंगे 10 मिनट और उसके बाद बेटा बैच को एंड अप करेंगे। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो, दो प्रिंसिपल पे काम करती है। पहले प्रिंसिपल का नाम है बेटा म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर, अपने मेंबर का भला सोचना। दूसरा एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, बेटा मिडलमैन को खत्म करना। सब सामने देखते रहेंगे बेटा, ताकि इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से समझ लें कि कल मैं सीधा रफ्तार पकड़ूं। बाबू मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर। बेटा पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर, दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन खत्म करने। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है आप सीधा मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करो हर चीज के लिए, कि जितने मिडलमैन बीच में दिखाई दे रहे हैं ये सब खत्म कर दो, गायब कर दो। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो तो। सुनना, मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, वही कंटिन्यू करूंगा ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ओ आप एक सहारनपुर की बड़ी फेमस कॉलोनी हो, पैरामाउंट ट्यूलिप में रहते हो, ठीक है जी। 1000 परिवार वहां रह रहे हैं, ठीक है जी, और सभी कंज्यूमर है किसी ना किसी गुड्स का, ठीक है जी। आप सब कंज्यूमर हो बेटा। आज 1000 फैमिली मिली, आपस में एक जगह पर बैठे, पैरामाउंट ट्यूलिप के ग्राउंड में बैठे, और बेटा डिसाइड हुआ कि हम सब मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो वो आज सबने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। पर्पस इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये है कि जो हम घर का राशन खरीदते हैं ना अलग अलग, अब हम इकट्ठा खरीदते हैं। सर किसी परिवार की जरूरत 5000 रुपए के राशन की है हर महीने, क्योंकि परिवार में 2 लोग हैं। किसी का राशन 10-15 हजार का आता है, क्योंकि परिवार में 5-6 लोग हैं। किसी परिवार का राशन 30-40 हजार का आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। हर मंथ डिसाइड हुआ कि सब पैसे डालेंगे एक जगह पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके बिहाफ पर परचेज करेगी। अब मैं कहता हूँ एवरेज परचेज एक परिवार की 10,000 रुपए है, ठीक है जी। एक परिवार की एवरेज परचेस 10,000 रुपए है, और आप 1000 लोग हो, 1000 परिवार, ठीक है जी। 1 करोड़ रुपए की हर महीने परचेस होनी है नगद, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब आप सिर्फ अपने परिवार के लिए खरीदते थे 10,000 का राशन हर मंथ, किसको अप्रोच करते थे? किसी भी रिटेलर जो गली मोहल्ले के पास हो, जो घर के पास हो, 200 की दाल दे दे और 500 की चीनी दे दे और इतने का चावल दे दे, यही खरीदते थे। चाय पत्ती दे दे, यही करते थे। 10,000 का सामान किसी भी रिटेलर से उठा लाते थे। अलग अलग दिन जान के भी ले आते थे, एक दिन भी जरूरी नहीं लाते थे, यही करते थे। सर अब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ नगद पैसा, सामान लाना है राशन। आप ईमानदारी से बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिटेलर के पास है, दुकान खरीदनी है उसको, है रिटेलर के पास सामान नहीं। आप होलसेलर को भी अप्रोच करना चाहोगे? कभी भी नहीं। आप कहाँ जाओगे बेटा? सीधा मैन्युफैक्चर। तू आजा भाई, 1 करोड़ का राशन लेंगे, हर महीने लेंगे, नगद लेंगे, डिस्काउंट बता। सर ईमानदारी से बताओ डिस्काउंट मिलेगी कि नहीं? इतनी बल्क परचेजिंग पर मिलेगी, ठीक है जी। और 2 तरीके के फायदे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो कैश डिस्काउंट, अगर वो ये भी कह दे कि हर महीने 1 करोड़ का मान लोगे नगद, 1% कैश डिस्काउंटिंग, 1% भी 1 लाख रुपए बैठते। दूसरी बात, सर सस्ता मिलेगा क्या? नहीं, खाली कैश डिस्काउंट की वजह से सस्ता मत सोचो। जब बल्क में खरीदोगे और डायरेक्टली इससे खरीदोगे बेटा, एक मैन्युफैक्चरर का जो रेट होता है और रिटेलर का रेट होता है बराबर होता है। आप सोचो इसके रेट में क्या क्या जुड़ चुका होता है, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, होलसेलर का प्रॉफिट, इसका खुद का प्रॉफिट, और 2 जगह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरर जब सामान होलसेलर के पास आया होगा, ट्रांसपोर्ट से आया होगा वो खर्चा, होलसेलर से सामान जब रिटेलर के पास आया होगा, ट्रांसपोर्ट से आया होगा वो खर्चा। 2 ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, 3 बंदों का प्रॉफिट जुड़ चुका होगा जो रेट पे सामान बेचता है। और जिस रेट पे ये बेचता है सिर्फ इसका मार्जिन, ना 2 बंदों का मार्जिन जुड़ा, ना 2 बंदों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सस्ता मिलेगा क्या? नहीं। समझ में आया सस्ता क्यों मिलेगा? 2 वजह हैं, एक तो कैश डिस्काउंट, और दूसरा मैंने बता दिया क्यों सस्ता मिलेगा। समझ में आ रहा है बाबू? ये जो प्रॉफिट आप बचा कर लाए, मान लो 1 लाख रुपए तो आप ले आए कैश डिस्काउंट का बचाकर, और जितने में आपने सोचा था 1 करोड़ का राशन आएगा, वो 95 लाख में ही आ गया। 5 लाख ये बचा ले, 6 लाख रुपए बचा ले। ये 6 लाख का क्या करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी? बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती।
कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या? म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर, अपने मेंबर का वेलफेयर सोचना। ये 6 लाख रुपए किसमें बांट दिए जाएंगे? बेटा इन्हीं 1000 परिवारों में बांट दिए। समझ में आ रही बात? 600 रुपए चाहे सब किससे गए, पर बेटा बांट दिए जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा सर्विस मोटिव के लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं। इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? दो बातें और बोलता हूँ बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। पहली बात, रजिस्टर्ड जरूर होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कानून का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लॉ से गवर्न होती है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और ये कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कम से कम कितने लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए? बेटा 10 अडल्ट नीडेड। इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है 10-18 साल से बड़े लोग चाहिए। अगेन जो बात मैंने समझानी थी दोबारा अच्छे से समझा पाऊंगा। माइनर मेंबर नहीं हो सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नहीं हो सकता। 10 अडल्ट पर्सन चाहिए, 18 साल से बड़े चाहिए। ठीक है जी, यानी कि माइनर कांट बी द मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक मैंने जितनी बात बोली बिल्कुल अच्छे से किया। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, बात समझ में? ठीक है जी, कम से कम 10 लोग चाहिए। वैसे मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे हिसाब से ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बस यहाँ दो चीजों की कमी है। मैंने पिछली बार कैसे समझाया था? आप बेटा सुबह सुबह आपका प्लान बना कहीं पर जाने का और आप रेलवे के थ्रू जा रहे हो। आपने बेटा भारत माता चौक पर आकर एक रिक्शा वाले को आवाज सुनाई कि भाई स्टेशन तक छोड़ दे। उसने कहा जी 50 रुपये। क्या बात कर रहा, 10 रुपये सवारी रेट है। उसने कहा जी और कोई आई नहीं, अकेले आपको लेके जाऊंगा, क्या करूँ, 50 रुपये लूंगा, 5 सवारियां बैठती हैं। इतने में बेटा आप उससे बात ही कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे कि एक आदमी आ गया जी रेलवे स्टेशन। आपने उस आदमी को कहा जी हम दोनों ही मिलकर ले चलते हैं इसको रेलवे स्टेशन, 25-25 किराया बांट लेंगे। और तय हुआ जी, आपने 25-25 किराया बांट लिया। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, बस यहाँ 2-3 चीजों का फर्क है। ना तो आप 10 लोगों को, ना ये रजिस्टर्ड है। प्रिंसिपल आपका भी वही है, म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर, दोनों का भला हो रहा है ना। मेरी नजर में तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बस क्या हो गया अगर 10 लोग नहीं थे तो? क्या हो गया अगर वो रजिस्टर्ड नहीं थी और रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था तो? ओरल एग्रीमेंट था, साथ ही साथ सोच म्यूचुअल वेलफेयर की थी। समझ आती है इतनी बात? बाकी बातें कल करेंगे, सीधा यहीं से उठाऊंगा टॉपिक। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।